नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आप कहते हैं दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता की व्यसमदान की पुस्तक को पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 10 बी दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 ए जो कि हायर एजुकेशन सिस्टम था उसको कंप्लीट कर लिया था। इसका भाग 2 जो है 10 बी का प्रशासन, राजनीति और शासन प्रबंधन, हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। और 4 से 5 वीडियो आएगा और इसको भी हम लोग इसमें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रशासन, राजनीति और शासन प्रबंधन में हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों। संविधान, हम लोग संविधान के बारे में पढ़ेंगे, नीतियाँ पढ़ेंगे, सुशासन पढ़ेंगे, राजनीति पढ़ेंगे और प्रशासन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का ये केवीएस मदान की पुस्तक में 3 यूनिट को छोड़कर दोस्तों, जो कि मैथमेटिकल पोर्शन है और फिर डीआई है और प्लस एक आपका लॉजिकल रीजनिंग है, इन 3 पॉइंट्स को छोड़कर बाकी सारा जो है मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों संविधान। संविधान, परिभाषा, महत्व एवं उसके प्रकार। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, 10 बी में ये भाग 1 रहेगा दोस्तों। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। संविधान, परिभाषा, महत्व एवं प्रकार। कॉन्स्टिट्यूशन, डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस एंड इट्स टाइप्स। संविधान प्रत्येक राज्य का सर्वोच्च कानून है। यह सरकार के संगठन, शक्तियों और कार्यों के संबंध में नियमों का संग्रह है। यह राज्य के मूलभूत सिद्धांतों को और राज्य एवं उसके नागरिकों के बीच संबंधों को परिभाषित करता है। संविधान राज्य को चलाने वाली व्यवस्था का जीवित आलेख है, जिससे एक राष्ट्र की प्राथमिकताओं का बोध होता है एवं यह वर्णित होता है कि देश का राजनीतिक ढांचा किस प्रकार से इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा। आगे कार्य करेगा। इससे देश की व्यवस्था विशेषतया राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व मिलता है। ठीक है, राजनैतिक लिखा है लेकिन राजनीतिक होगा। राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व मिलता है। संविधान देश को दिशा देता है। आगे है दोस्तों, संविधान में राज्य के तीनों अंगों विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र का उल्लेख रहता है तथा इसमें राज्य के नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को भी परिभाषित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। संविधान में मौलिक अधिकारों, संघ राज्य संबंध, संशोधन प्रक्रिया आदि का वर्णन होता है। इसके आधार पर सरकार निर्णय ले सकती है ताकि देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों लिखित संविधान। पहला पॉइंट है हमारा इसमें लिखित संविधान यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यह लिखित मूलतः एक पुस्तक के रूप में होता है। यह विचारपूर्वक तैयार किया अधिनियमित संविधान है। यह संविधान सभा या विधायिका द्वारा औपचारिक रूप से अपनाया जाता है। इसके उदाहरण हैं दोस्तों भारत, अमेरिका, जर्मनी, जापान, कनाडा, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड आदि। विश्व के अधिकतर देशों का संविधान लिखित रूप में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान माना जा सकता है, जिसकी घोषणा वर्ष 1787 ईस्वी में की गई। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं संविधान, सरकार एवं नागरिकों में कड़ी क्या है। एक तरफ है सरकार, दूसरी तरफ है नागरिक।
संविधान, विधान पालिका कानून बनाना, न्यायपालिका कानून की व्यवस्था और कार्यपालिका दोस्तों कानून का पालन। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अलिखित संविधान, अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रकार के संविधान की रूपरेखा निश्चित नहीं है। यह ना ही पुस्तक रूप में है और ना ही संविधान सभा द्वारा अधिनियमित। इस प्रकार के संविधान का विकास क्रमिक रूप से देश और समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए होता है। यह मूलतः महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शासन पत्रों, विधियों और प्रथाओं का समूह है। यह धीमी और क्रमिक विकास का एक उत्पाद है। यह थोड़ा आश्चर्यजनक प्रतीत होता है, परंतु ब्रिटेन का संविधान अलिखित, जो इंग्लैंड है ना दोस्तों, ब्रिटेन, उसका संविधान जो है अलिखित है। अलिखित या असंहिताबद्ध है। ठीक है, अनकोडिफाइड है, जो कि संसदीय अधिनियमों, न्यायालयों के निर्णयों एवं देश की प्रथाओं पर आधारित है। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, नंबर 3 पॉइंट है लचीला संविधान यानी फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। लचीला संविधान वह संविधान है जिसको सरलता से संशोधित किया जा सकता है। ब्रिटेन के संविधान में किसी भी अधिनियम को साधारण वोट से संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, लचीला संविधान है वहाँ का। नंबर 4 दोस्तों, अनम्य संविधान। आइए हम लोग देखते हैं अनम्य संविधान, रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन। अनम्य संविधान वह संविधान है जिसमें या तो संशोधन की संभावना बहुत कम है या फिर इसकी प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। संशोधन के लिए सरकार को विधायिका में 2/3 या 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों के नॉलेज के लिए दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं, आइए इसको देख लेते हैं। एथेंस यानी यूनान को संविधान की उद्गम स्थली माना जाता है। नंबर 2 पॉइंट है स्विट्ज़रलैंड को गणतंत्रीय लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। नंबर 3 पॉइंट है वर्ष 2015 में मैग्ना कार्टा, जिसका उद्गम स्थल ब्रिटेन है और जिसको सभी संविधानों, मौलिक अधिकारों की जननी कहा जाता है। जननी, हम जानकारी बोलने वाले थे, क्षमा करिएगा, जननी कहा जाता है, ने 800 वर्ष पूरे किए। नेट परीक्षा में अब राज्य व्यवस्था के विषय से काफ़ी उच्च स्तर के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए इस अध्याय पर विशेष ध्यान दिया गया है। विद्यार्थियों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे इस अध्याय का गहन अध्ययन करें। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान का निर्माण। आइए देख लेते हैं भारत के संविधान का निर्माण। ब्रिटेन काल में संवैधानिक एवं प्रशासनिक विकास 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद शासन पर पकड़ बनाए रखने एवं स्थितियों को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजी शासकों ने समय समय पर कई अधिनियम पारित किए, जो बाद में भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। क्षमा करिएगा, सीढ़ियाँ बनी दोस्तों। ठीक है। आगे, इस प्रकार भारतीय प्रशासनिक ढांचा मुख्यतः ब्रिटिश शासन की विरासत है। ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में ब्रिटिश शासनकाल को मुख्यतः 2 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला वर्ष 1858 तक कंपनी का शासन और तत्पश्चात सेकेंड पॉइंट वर्ष 1947 तक ब्रिटिश ताज का शासन। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे संविधान का क्रमिक विकास। यद्यपि
नेट परीक्षा की पाठ्यचर्या में इसका प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, परंतु एक दो बार ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इससे हमें वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था को समझना भी थोड़ा सरल हो जाता है। आगे देखते हैं। सन 1773 और 1784 के अधिनियमों का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत प्रदेशों में प्रशासन और न्याय के लिए नियमित प्रणाली स्थापित करने का था। 1833 ईस्वी के अधिनियम ने सार्वजनिक कार्यालय और रोजगार के लिए भारतीयों के लिए दरवाज़ा खोला। 1858 के अधिनियम के अंतर्गत प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया, जिसको हम सही अर्थों में ब्रिटिश राज कह सकते हैं। क्षमा करिएगा दोस्तों, रोटेट हो गया। ब्रिटिश राज कह सकते हैं, ठीक है। और जो अभी तक सार्वजनिक जीवन की आधारशिला है। 1861 ईस्वी के अधिनियम ने प्रतिनिधि संस्थाओं का बीज बोया और यह बीज 1909 ईस्वी के अधिनियम द्वारा अंकुरित हुआ, ठीक है। आगे, ब्रिटिश शासन के दौरान संविधान में हुए परिवर्तनों, जिससे ब्रिटिश भारत में प्रशासन की कार्य पद्धति और संगठन को कानूनी आधार मिला, की प्रमुख घटनाओं का निम्न पैरा में वर्णन किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आइए देखते हैं इसको। नंबर 1 पॉइंट, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने और विनियमित करने की दिशा में उठाया गया पहला कदम था, रेगुलेटिंग एक्ट। नंबर 2, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का पद दिया। मद्रास तथा बम्बई के गवर्नर उसके अधीन हो गए। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। नंबर 3 पॉइंट है, इसके फलस्वरूप कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और लॉर्ड इम्पे, ठीक है, इम्पे जो थे वहाँ के वो थे जज, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ यह वर्णनीय है कि भारत में जिला प्रशासन ब्रिटिश राज की देन है। जिला कलेक्टर भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे। वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में जिला कलेक्टर की अवधारणा को आरंभ किया। इससे संबंधित प्रश्न नेट परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों ये थोड़ा शॉर्ट में दिया गया है। अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो हमारा यूट्यूब पर आ रहे कॉम्पिटिशन टाइम्स का बुक है, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है, उसमें आप लोग जाएंगे तो आप लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ पाएंगे, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह सब कुछ मैंने अच्छे से वहाँ डिस्क्राइब किया है, तो आप लोग जाइए, विज़िट करिए, उसमें देखिए और पढ़कर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए, ठीक है। यहाँ जितना बुक में दिया है हम उसी को देखेंगे। आगे हमारा पेस्ट इंडिया एक्ट 1784। इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के राजनैतिक दायित्वों का भार 6 सदस्यों के नियंत्रण बोर्ड को सौंप दिया गया, जो कैबिनेट का प्रतिनिधित्व करता था, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों चार्टर एक्ट 1833। लास्ट ईयर कह रहे हैं, हाँ लास्ट ईयर दिसंबर में जो पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें पूछा गया था कि भारत में कुल कितने चार्टर एक्ट आए थे, ठीक है, लागू हुए थे, ये क्वेश्चन आया था। अगर जो व्यक्ति दिया होगा तो ज़रूर वो बताएगा कि हाँ ये क्वेश्चन थे कि नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 पॉइंट है, चार्टर एक्ट 1833
के अंतर्गत नंबर 1 ब्रिटिश कालीन भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। प्रथमतः भारत सरकार का आविर्भाव हुआ एवं ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियों का अंत हुआ। नंबर 2 पॉइंट है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल की पदवी प्रदान की गई। उसे सभी तरह की नागरिक और सैन्य शक्तियां प्राप्त हुईं। मुंबई और मद्रास की सरकार को अपनी विधायी शक्तियों से वंचित होना पड़ा। ठीक है, चार्टर एक्ट 1853, 33 के बाद 1853। नंबर 1 पॉइंट है दोस्तों, गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों का पहली बार पृथक्करण हुआ चार्टर एक्ट 1853 में। आगे देखते हैं हम लोग। और है नंबर 2 पॉइंट है दोस्तों, प्रांतों द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका परिषद में एक एक प्रतिनिधि भेजने की व्यवस्था की गई। परिणाम स्वरूप निर्णय प्रक्रिया में उसका महत्व बढ़ गया। नंबर 3 पॉइंट है कंपनी के लिए लोक सेवकों की भर्ती की खुली प्रतियोगिता प्रणाली का सूत्रपात हुआ। आगे है दोस्तों हमारा भारत शासन अधिनियम 1858। यह 1857 में हुए विद्रोह का परिणाम था जो सफल नहीं हो पाया, पर जिसने ब्रिटिश सरकार को भारत में शासन संबंधित कई परिवर्तन करने के लिए विवश कर दिया। ठीक है, पहला पॉइंट है भारत की सरकार क्षेत्र और राजस्व ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित हुआ, अर्थात कंपनी का शासन भारत में ब्रिटिश ताज के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। भारत में स्थित गवर्नर जनरल को भारत के सचिव का एजेंट माना जाता था। नंबर 2 पॉइंट, भारत में ब्रिटिश सरकार की शक्तियों का प्रयोग सचिव द्वारा किया जाने लगा। वह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था जिसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यों वाली काउंसिल ऑफ इंडिया थी। ठीक है, आगे है हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। आइए इसे देखते हैं दोस्तों। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ब्रिटिश भारत में पहली बार विधायी कार्यों के निर्वहन के लिए गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में कुछ भारतीयों को सम्मिलित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। इससे मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां प्राप्त हुई, जिसके फलस्वरूप विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का सूत्रपात हुआ। आगे है हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट, अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव के सिद्धांत का परिचय हुआ। नंबर 2, गवर्नर जनरल को नामांकन की शक्ति प्राप्त थी। नंबर 3, विधायी परिषद के कार्य क्षेत्र में विस्तार हुआ। उसे बजट संबंधित चर्चा करने और कार्यकारिणी के समक्ष प्रश्न रखने की शक्तियाँ प्राप्त हुईं। आगे है भारतीय परिषद अधिनियम अथवा मिंटो मार्ले सुधार 1919। ठीक है, मिंटो सुधार अधिनियम जो है 1919। ठीक है, आगे देखते हैं। लॉर्ड मार्ले भारत के तत्कालीन भारत सचिव थे तथा लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल थे। विधान परिषदों के आकार और कार्यप्रणाली का और भी विस्तार किया गया। पृथक निर्वाचन मंडल की धारणा को स्वीकार कर मुस्लिम समुदाय के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई। इस प्रकार अधिनियम के माध्यम से संप्रदायवाद को वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और इसके द्वारा लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक माना जाता है।
ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा भारतीय शासन अधिनियम 1919। यह अधिनियम यह अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत में तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मोंटे तथा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम से भी प्रसिद्ध है। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का अलग अलग निर्धारण कर प्रांतों पर केंद्र के नियंत्रण को कम करने का प्रयास था। ठीक है, आगे केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं को अपनी अपनी विषय सूची से संबंधित कानून बनाने के लिए प्राधिकृत किया गया। इस अधिनियम के फलस्वरूप देश में द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव का सूत्रपात हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935। इसको पढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी लोगों को ये बताने में मुझे बहुत खेद हो रहा है कि ऊपर हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। उसको अभी तक मैंने जितना भी इसके बाद का अधिनियम 1919 का चेम्सफोर्ड वाला अधिनियम पढ़ा है, उसमें दोस्तों बस मैं अपने दिमाग में ये सोच रहा था कि ये बुक कहीं गलत तो नहीं लिखा है। तो दोस्तों इतनी बढ़िया पुस्तक होने के बावजूद भी देखिए ये पॉइंट बुक में गलत लिखा गया है कि भारतीय परिषद अधिनियम अथवा मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1919। ये सरासर दोस्तों गलत है, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ 1919 की जगह 1909 होगा। ठीक है, क्योंकि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में पारित हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये बुक में गलत लिखा गया है। हालांकि मुझे उसी समय इसको सुधार देना चाहिए था, बट दोस्तों क्या बताएं, मेरा भी दिमाग घास चरने गया था। ठीक है, मैं भी बताइए लिखा हुआ चीज़, आता हुआ चीज़ भी मैं बताइए सोच में पड़ गया। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मैं अभी सुधार कर दिया हूँ, आप लोग भी इसे सुधार लीजिएगा। यहाँ बुक में मिसप्रिंट है, 1919 नहीं होगा, ये 1909 में आया था। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अगर मैं गलत हूँगा दोस्तों तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि और भी लोगों का हेल्प हो सके कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अगला पॉइंट। भारत शासन अधिनियम 1935। परिसंघ अधिनियम के तहत प्रांतों और इकाइयों के रूप में रजवाड़ों को सम्मिलित करके अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। आगे है, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया। शेष अधिकार गवर्नर जनरल को दिए गए, तथापि संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि रजवाड़े इसमें सम्मिलित नहीं हुए। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों के द्वैध शासन का अंत हुआ तथा इसकी जगह प्रांतीय स्वायत्तता ने ले ली। आगे देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत परिसंघ और द्वैध शासन से जुड़े प्रावधानों के वर्ष 1947 तक प्रभावी न होने के कारण भारत सरकार का कामकाज 1919 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चलता रहा। दोस्तों 1935 के अधिनियम से ही भारतीय संविधान में आधा से ज़्यादा लागू हो रहा है। ठीक है, हूबहू वही चीज़ को लिया गया है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं स्वतंत्र भारत का संविधान। आइए देख लेते हैं स्वतंत्र भारत का संविधान, हम लोग देखते हैं दोस्तों। स्वतंत्र भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में एक नई सरकार बनी, जिसने विचार व्यक्त किया कि भारत के संविधान की संरचना के लिए एक निकाय का गठन किया जाए, जिसको संविधान सभा कहा जाता है।
ठीक है। आगे 16 मई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसने भारत के सभी मुख्य दलों के नेताओं से विचार विमर्श किया। उसके सुझाव के अनुसार एक संयुक्त भारत होना चाहिए, जिसमें संघ सरकार के पास रक्षा विदेश और संचार विषय हो रक्षा विदेश और संचार विषय हो तथा स्वतंत्र हिंदू और मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत हो। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग सिद्धांत पर सहमत दिखे, पर कुछ विवादों के चलते कैबिनेट मिशन प्लान सफल नहीं हो पाया। आगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत को स्वतंत्र और प्रभुता संपन्न देश घोषित किया गया और भारत के प्रशासन के प्रति ब्रिटिश संसद की जवाबदेही समाप्त हुई। आगे दोस्तों संविधान का विकास, आइए देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 1, भारतीय संविधान सभा का निर्माण भारत के संविधान की रचना के लिए किया गया था। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। आगे है नंबर 2 पॉइंट दोस्तों। संविधान सभा ने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया था। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए एक उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी। नंबर 3 पॉइंट है दोस्तों। संविधान समिति ने अपना कार्य विभिन्न समितियों के माध्यम से किया, जिनमें कुछ का उल्लेख उनके अध्यक्षों के नाम के साथ इस प्रकार है। आगे पहला पॉइंट है दोस्तों, नियम समिति। हम नियमित कर रहे हैं, क्षमा करिएगा। नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथा दोस्तों प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। पांचवा है संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। छठा है दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब। आगे सातवां है दोस्तों हमारा झंडा समिति के अध्यक्ष जो थी वो JB कृपलानी थी। नंबर 8वां है राज्य समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे 10वां नंबर सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष S वादराचार्यार थे सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष। आगे 11 नंबर मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जो थे वो JB कृपलानी थी। आगे है 12वां नंबर दोस्तों अल्पसंख्यक समिति जो थी, अल्पसंख्यक उप समिति जो थी वो HC मुखर्जी के थे, ठीक है, के हाथों में थे। आगे प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 ईस्वी को गठित की गई थी। आगे है नंबर 4 सच्चिदानंद सिन्हा इस सभा के अस्थायी सभापति थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभापति निर्वाचित किया गया। नंबर 5 पॉइंट है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निर्मात्री समिति का अध्यक्ष चुना गया। उन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। नंबर 6 पॉइंट है संविधान सभा में पहली बैठक के अंतर्गत 207 सदस्यों ने भाग लिया। आगे 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के उपरांत संविधान सभा के सदस्य संख्या घटकर 324 रह गई। अक्टूबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा में सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई, ठीक है। आगे नंबर 7वां पॉइंट है संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में
कुल 114 दिन बैठक की। ठीक है, मतलब 3 साल में 13 दिन कम। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। नंबर 8 है भारत का संविधान। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम श्री रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार 1911 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इसकी अवधि लगभग 52 सेकेंड है। इसको मूल रूप में बांग्ला भाषा में रचा गया था। ठीक है, राष्ट्रीय गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। यह मूलतः संस्कृत भाषा में रचा गया था तथा आनंद मठ से लिया गया था। ठीक है दोस्तों, शायद मेरे जानकारी के अनुसार दोस्तों राष्ट्रगीत को गाने में लगभग 65 सेकंड लगता है। ठीक है, आप लोग भी ज़रा चेक कर लीजिएगा गूगल पे, क्या मैं सही हूँ कि गलत। अगर जो भी होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को जानकारी हो जाए, अगर जो लोग नहीं जानते हों तो। ठीक है, अगर मैं भी गलत रहूँगा तो मैं भी थोड़ा सा सीख लूँगा आप लोग के थ्रू। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। ठीक है, जो कि मैंने आगे बोला था ऊपर में। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। 1935 का है। आगे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि स्पष्ट दिखे। चलिए आगे है, 1935 का है। भारत के मूल संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्दश लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन किया गया है। भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई है। ठीक है, आगे पहला पॉइंट, संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ये सब अमेरिका से लिया गया। आगे नंबर 2, ब्रिटेन। संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया जो है ब्रिटेन से लिया गया दोस्तों। आगे है नंबर 3 हमारा आयरलैंड। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, आपातकालीन उपबंध, ये सब आयरलैंड से लिया गया। नंबर 4 है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्रीय एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। नंबर 5 है दोस्तों जर्मनी। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ जो है वो जर्मनी से लिया गया था दोस्तों। नंबर 6 है दोस्तों हमारा कनाडा। संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहेगी, यह सब कनाडा से लिया गया है। नंबर 7 है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नंबर 8 है दोस्तों रूस। रूस से हम लोगों ने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान ग्रहण किया। ठीक है। नंबर 9 दोस्तों जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से लिया गया। ठीक है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के भाग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। चलिए इसे पढ़ते हैं थोड़ा ध्यानपूर्वक, इम्पोर्टेंट है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे। इसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थीं दोस्तों। आगे वर्तमान समय में संविधान सभा क्षमा करिएगा, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग हैं। आइए कौन कौन से भाग हैं देख लेते हैं। पहला है दोस्तों एक उद्देशिका। दूसरा 448 अनुच्छेद यानी आर्टिकल से युक्त 25 भाग। नंबर 3 है 12 अनुसूचियाँ। और नंबर 4 है दोस्तों 100 से अधिक संशोधन। ठीक है। आगे यहाँ हम संविधान को एक पुस्तक की तरह मान लेते हैं। पुस्तक में यूनिट के अंतर्गत अध्याय आते हैं और अध्याय में आगे मुख्य बिंदु वर्णित होते हैं। आगे है संविधान में यूनिट को हम एक प्रकार से भाग कहते हैं। संविधान को 25 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है जिनके आगे अध्याय भी हो सकते हैं। संविधान लागू करते समय 22 भाग थे। मुख्य बिंदुओं को हम अनुच्छेद कह सकते हैं। उदाहरण के लिए भाग दो में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद वर्णित है। भाग 3 में मौलिक अधिकार आदि से संबंधित अनुच्छेद है। भाग 5 संघ अनुच्छेद 52 से 151 तक है। अध्याय 1 कार्यपालिका, अध्याय 2 संसद। ठीक है। आगे दोस्तों देखते हैं अध्याय 3 राष्ट्रपति के विधायी अधिकार आदि अनुच्छेद के बारे में कुछ और बातें जान ले। पहला है प्रत्येक अनुच्छेद एक संख्या से चिन्हित होता है। नंबर 2 अनुच्छेद संविधान की सबसे लघु इकाई है परंतु इसके रिमूव आगे उपखंड हो सकते हैं। उदाहरण के लिए उनको इस प्रकार से लिखा जाता है 116A। नंबर 3 पॉइंट है दोस्तों कुछ अनुच्छेद संविधान लागू होने के बाद जोड़े गए यह स्वयं में स्वतंत्र अनुच्छेद है परंतु लिखने का ढंग अलग है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 21A राज्य 86वें संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ठीक है। आगे और पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अब यह जान ले कि अनुसूची क्या होती है। जैसे कि किसी पुस्तक में भी कई बार अतिरिक्त जानकारी अलग रूप में दी होती है वैसे ही संविधान के व्यवहारिक पहलू अनुसूचियों के रूप में अलग से दिए होते हैं। उदाहरण के लिए चौथी अनुसूची अनुच्छेद 4(1) और अनुच्छेद 82 से संबंधित है जो कि विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन का विवरण देता है। संविधान लागू करते समय 8 अनुसूचियाँ थीं जिनकी संख्या अब बढ़कर 12 हो चुकी है।
ठीक है, आगे है संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। आइए देखते हैं। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान बनने के बाद से दुनिया के विभिन्न देशों ने अपने संविधान में उद्देशिका रखने का प्रचलन शुरू किया। भारतीय संविधान के पीछे उद्देशिका की झलक हमें पंडित नेहरू के उस ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प में मिलती है जिसे उन्होंने संविधान सभा में व्यक्त किया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित मानी जाती है। ठीक है, कुछ विशेष बात देख लेते हैं, आइए। उद्देशिका संशोधन योग्य है या नहीं के संदर्भ में न्यायिक निर्णय। इसकी प्रकृति ऐसी है कि इनका प्रवर्तन न्यायालय में नहीं हो सकता है, अर्थात यह न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया सन्निहित है। 1973 ईस्वी के केशवानंद भारतीवाद में उद्देशिका के संशोधन योग्य होने या न होने का प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया तो न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का भाग है, अतः यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधनीय है। लेकिन एक शर्त रखी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संशोधन से संविधान के मूल तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अतः उद्देशिका संशोधन योग्य है और यह शक्ति मात्र संसद को प्राप्त है। संविधान के मूल तत्वों के प्रतिबंध के अंतर्गत रहते हुए 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ठीक है, यही था विशेष बात। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे है उद्देशिका का महत्व। आइए इसे पढ़ लेते हैं हम लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक। नंबर 1, इससे यह पता चलता है कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। जैसा कि हम लोग शब्दों का उपयोग किया गया। ठीक है। नंबर 2, इससे संविधान के उद्देश्यों का पता चलता है। नंबर 3 है, इससे संविधान की कानूनी व्याख्या में सहायता मिलती है। आगे, उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है एवं संविधान के मूल ढांचे को अनुच्छेद के अंतर्गत परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। आगे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, भारत की एकता एवं अखंडता शब्दों को 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, भारत की एकता एवं अखंडता जो है, इस शब्द को दोस्तों 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है। आगे है भारत का संविधान। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग भारत का संविधान हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, ये सब हम लोग थोड़ा थोड़ा जो है उसमें पढ़कर उसको फिनिश करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भाग 2 में। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार KVS मैदान की पुस्तक हिंदी मीडियम के लिए अपलोड किया गया है। तो कृपया आप लोग विज़िट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए दोस्तों, खूब बढ़ते रहिए। लव यू दोस्तों।